नमस्कार, कहानी कुर्सी की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज की शुरुआत बेहद कंट्रोवर्शियल लेकिन बड़ी जरूरी खबर से। हम सबसे पहले उस खबर पर चर्चा करेंगे जिसका असर तमिलनाडु से लेकर यूपी और बिहार पर पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं संसद में सीटों के डिलिमिटेशन की, जिसको लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने 5 मार्च को बड़ी बैठक बुलाई है। इस मुद्दे ने साउथ के लगभग सभी नेताओं को एकजुट कर दिया है। साउथ के सारे नेता एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी स्टालिन के सुर में सुर मिला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या डिलिमिटेशन से साउथ की सीटें घट जाएंगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी? आखिर दक्षिण भारत को संसद में अपनी सीटें घटने का इतना डर क्यों सता रहा है? वो भी तब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया है कि साउथ इंडिया के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। सुनिए सबसे पहले अमित शाह का वो बयान, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। Congress party is opposed to this delimitation. We don't agree. They want to reduce our seats in the south. So we are not happy with whatever they are doing. So we will fight at the entire election commission. We will fight in the court of law. We will fight with the people. And what they are doing is not right. Reducing any seats in any states of southern India is not right. तो सुना किस तरीके से डिलिमिटेशन के खिलाफ है। हमारे पैनल में मेहमान आ चुके हैं जिनसे आप हर रोज मुलाकात करते हैं, और ये सचमुच 2029 की लड़ाई 2025 से शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2026 तक डिलिमिटेशन पर रोक थी, यानी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीटों का बढ़ाना या घटाना 26 तक वाजिब नहीं था। लेकिन अब जब स्टालिन इसकी बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि तमिलनाडु में बीजेपी की एंट्री का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाहे वो भाषा की बात हो, हिंदी, या फिर डिलिमिटेशन में नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड की बात। विजय त्रिवेदी जी, 26 तक डिलिमिटेशन पर रोक है। सेंसस जो 21 में होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। 25 में भी कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। तो ये डिलिमिटेशन का जिन्न बाहर लाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितनी कंसर्न जो उनके हैं वो वाजिब है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अभी जो जनगणना की बात हो रही है वो बहुत डिले हो ही गई है, लगातार डिले होती जा रही है। कोविड के नाम पर या कोविड के कारण समझ लीजिए वो जनगणना को देर किया गया, लेकिन अब तो बहुत साल हो गए। 25 के भी बजट प्रावधान में नहीं है, तो अभी 26 में डिलिमिटेशन कहाँ से होगा? पहले तो जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक डिलिमिटेशन का कोई मायने ही नहीं है। लेकिन तमिलनाडु के सीएम साहब स्टालिन साहब इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में इलेक्शन है 26 में, और वहाँ पर तमिलनाडु मैं समझता हूँ उन राज्यों में से है जहाँ सब नेशनलिज्म बहुत चलता है। वेस्ट बंगाल की तरह से सब नेशनलिज्म का एक बड़ा ताकत, बड़ी वॉइस वहाँ पर है, और हिंदी विरोध तमिलनाडु में लगातार चलता रहा है 60 के दशक से लेकर अब तक। और जब भी वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ, जो मतलब क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, वो यदि संकट में दिखाई देती है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, तो वो फिर सब नेशनलिज्म पर आती है। सब नेशनलिज्म में एक तो भाषा है, संस्कृति है, और दूसरा ये जो सीटों का बंटवारा है, सीटों के बंटवारे को लेकर स्टालिन साहब की चिंता नहीं। इससे पहले नायडू साहब भी बड़ी चिंता कर रहे थे जब वो एनडीए सरकार में थे पहले, और उसके बाद में भी वो लगातार चिंता करते रहे। और जितने सदर्न स्टेट्स हैं, क्या हुआ कि आप डिलिमिटेशन का मसला क्या है? डिलिमिटेशन का मसला है कि जब भी डिलिमिटेशन होगा तो संसद में, विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ेगी। विधानसभा में बढ़ने में तो कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उनके अपने राज्य में बढ़ रही है, लेकिन जब संसद में सीट बढ़ रही है तो जो बड़े राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यदि वहाँ जिनकी आबादी लगातार बढ़ रही है, बिहार है, तो वहाँ पर सीटों की तादाद बढ़ जाएगी।
तो उससे दक्षिण भारतीय राज्यों जिन्होंने जनसंख्या नीति में अपने नियंत्रण रखा, उनको लगता है कि इससे उनकी हिस्सेदारी संसद में कम हो जाएगी, हिस्सेदारी कम होगी। गृह मंत्री का बयान है। संगीत रागी जी, गृह मंत्री कह रहे कि प्रो रेटा बेसिस पे होगा, तो प्रो रेटा बेसिस पे सांसदों की संख्या तो मायने रखती है, लेकिन डीलिमिटेशन का मकसद तो यह है कि वोट का प्रतिनिधित्व बराबर हो। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, और क्या यह सचमुच इतनी बड़ी चुनौती है कि अभी से उसका माहौल बनाना चाहिए? क्योंकि अभी तो ना तो जनसंख्या की गणना हुई है जो 21 में होनी थी, इस हिसाब से तो 31 में होती, लेकिन वो प्रीपोन हो गई, शुरू में नहीं हुई। हाँ, देखिए, दो बातें आ रही हैं। एक तो फेडरल प्रिंसिपल है और दूसरा जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है। जो लोकतांत्रिक मुद्दा है वो ये है कि भाई जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से प्रतिनिधित्व की प्रणाली होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उसी अनुसार से। ये तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है और इसका असर जो है वो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपको परिलक्षित होगा। तो मुझे लगता है कि एक मुद्दा ये है। दूसरा है, क्या फेडरल मुद्दा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कल से कहें कि हमारा बंगाली नेशनलिज्म, हमारा तमिल नेशनलिज्म, हमारा उड़िया नेशनलिज्म, हमारा बिहारी नेशनलिज्म। आप ध्यान रखिए, ये मुद्दा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में भी आया था और हिंदी का मुद्दा भी आया था। तब एक सदर्न स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा था कि भाई या तो आप हिंदुस्तान रख लीजिए या हिंदी प्रदेश बना लीजिए, हम दक्षिण के अलग ये करेंगे। तो ये उस समय से श्री राजा गोपालाचार्य जब थे उस समय से भी ये हिंदी का मुद्दा निकल करके हिंदी वर्सेस तमिल का मुद्दा उस समय भी आया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी थी, जिसे हम हमें कहने से थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन इसमें मिशनरीज का भी रोल बहुत बड़ा था उस समय हिंदी विरोध आंदोलन खड़ा करने में सदर्न स्टेट्स में। अब सवाल है क्या कि ये रास्ता कहाँ से निकले। ये समस्या तो आज से नहीं, आप यदि 11th फाइनेंस कमीशन का आप पढ़ेंगे तो उस समय भी चर्चा में ये बात आ रही थी कि सदर्न स्टेट्स का कहना था कि भाई हमारा अपराध क्या है कि हमने जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया। अब जनसंख्या पर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो जो जनसंख्या बढ़ी हुई है उसमें समानुपाती की दृष्टि से देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी जनसंख्या रफ्तार बढ़ी है और ऐसे में जब दोबारा से जब डिलिमिटेशन होगा तो इन राज्यों की जो से है नेशनल पॉलिटिक्स में वो बढ़ जाएगी, स्वाभाविक तौर पे बढ़ जाएगी। अब रहा, कई बार ऐसा भी होगा कि ऐसी स्थिति में उनको डर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चूंकि वर्चस्व इन सारे राज्यों में है, इसलिए सदर्न स्टेट्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई मामलों में सरकार बनाने में भी हो सकता है जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष आप जरा देखिए, इससे कई छोटे राज्यों को घाटा भी होने वाला है। जैसे उत्तराखंड, वहां भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हिमाचल, ऐसे जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके भी प्रतिनिधित्व जो हैं वो कोई इस अनुसार से नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा विचित्र मुद्दा आ गया है। मुझे लगता है कि वर्तमान में जब गृह मंत्री जी ने कहा है कि ये देखना हम जरूर ये निश्चित करेंगे कि प्रो राटा उनकी संख्या में कमी न हो, तो मुझे लगता है कि इस पर अभी राजनीति कम से कम बंद हो जानी चाहिए, अभी बंद हो जानी चाहिए। सर, जब एक सेकंड, ये सवाल इसलिए आपकी बात से ही खड़ा होता है। कहा गया कि हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखना है और जो टारगेट्स दिए गए थे उनको केरल, तमिलनाडु उन्होंने काबू में किया, तो उनको इंसेंटिवाइज करने की बजाय जो पेनलाइज की जो तस्वीर उभारी जा रही है, क्या ये उनका कंसर्न जायज है? जो कि अगर पॉपुलेशन के आधार पर सीटें तय होती तो जायज नजर आता है, और अगर ये नाजायज है तो जायज बनाया कैसे जाए? देखिए, संगीत रागी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे मामले को एक्सप्लेन किया है कि डेमोक्रेटिक कंसर्न और फेडरल कंसर्न दोनों का एक संतुलन बहुत जरूरी है भारत में। और भारत में जिस तरह से संस्कृतियाँ, जिस तरह से राष्ट्रीयताएं, सब उपराष्ट्रीयताएं के लिए, राष्ट्रीयता तो भारतीय है लेकिन उपराष्ट्रीयताएं, रीजनल प्राइड कह सकते हैं, क्षेत्रीय पहचान, ये सब विविधता में एकता वाला देश है ना ये। तो इसलिए ये एक हमारी एक खूबसूरती भी है, हमारे सामने चुनौती भी रही है इसको बनाए रखना, और इसके रहते हुए देश को एकजुट बनाए रखना भी रहे। क्योंकि कई बार क्षेत्रीयता को लेकर के क्षेत्रीयता इतने आगे तक चली जाती है कि वो फिर अलगाववाद की तरफ बढ़ने लगती है।
उदाहरण उसका सबसे बड़ा कश्मीर है कि वहाँ जिस तरह अलगाववादी ताकतें एकदम क्षेत्रीयता के नाम पर बढ़ जाती हैं, तो उससे भी बचना है। तो ये एक ऐसा अंतर्द्वंद है जिसका हल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को करना है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है क्योंकि वो सत्ता में भी है और सबसे बड़ा दल है आज की तारीख में, और उसके पास सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। और मुझे याद है ये मुद्दा पहले भी उठा था, 1-1.5 साल पहले, शायद नई संसद का उद्घाटन था, तब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस बात को कि हम जो है जब जो परिसीमन होगा उसमें दक्षिण राज्यों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अभी अमित शाह जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा है, तो ये भरोसा तो रखना चाहिए। लेकिन जो अभी विजय जी ने कहा, तमिलनाडु में चूंकि जब चुनाव आते हैं राज्यों में तो ये मुद्दे वहाँ के क्षेत्रीय दल उठाते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, जैसे आप याद कीजिए कर्नाटक का चुनाव था तो नंदिनी वाला मुद्दा कितना उठा था, बिल्कुल, नंदिनी डेयरी वाला मुद्दा, अमूल और वर्सेस नंदिनी, और पूरा वो इशू बन गया था, और उसमें कन्नड़ भाषा का भी इशू आ गया था, कन्नड़, तो वो हुआ। अब ये तमिलनाडु में चूंकि चुनाव अप्रैल 26 में है तो ये एक मुद्दा बन रहा है। बंगाल में जब चुनाव थे 2021 में, फिर आ रहे हैं बंगाल में चुनाव, तो वहाँ भी बंगाली क्षेत्रीयता का मुद्दा उठेगा। और बताऊँ आपको, बहुत पीछे भी है, मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो भी गुजराती अस्मिता की बात करते थे अपने भाषणों में। तो ये क्षेत्रीय जो बड़े नेता होते हैं वो अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक चिंता का विषय है और चुनौती है। मुझे लगता है पहले जनगणना शुरू हो, अभी तो जनगणना नहीं शुरू हुई है, उसमें भी एक पेच है, जाति जनगणना शामिल होगी कि नहीं होगी, वो एक मुद्दा है। फिर ये जरूर है कि दक्षिण के राज्यों को, और दक्षिण के ही नहीं, जैसे उत्तराखंड का नाम लिया, अभी हिमाचल, जिन राज्यों ने जनसंख्या का नियंत्रण किया है उनको इंसेंटिवाइज तो करना ही चाहिए। और ऐसा एक, और पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं, सिर्फ वही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्य जहां जनसंख्या नियंत्रित है वहां कम से कम उनका प्रतिशत तो कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट थी तो फाइनेंस कमीशन होता क्या है कि पैसे के बंटवारों के नीतियां तय करता है, वो पैसा बांटता नहीं है, तय करता है किस आधार पर पैसे का। उसमें एक ये भी था पॉपुलेशन का। तो उनका कहना था कि भाई बिहार को आप ज्यादा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आप ज्यादा दे रहे हैं, तो हमने अपराध किया ना कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया। ये मैं 11th फाइनेंस कमीशन, 12th फाइनेंस कमीशन, इन सबकी मैं बात कर रहा हूं। जीएसटी और जीडीपी में शेयर दक्षिण के राज्यों का सबसे ज्यादा है, बिल्कुल, ये भी आप देखिए। लेकिन उसमें जीएसटी में एक दिक्कत और है सर, वो कंजम्पशन बेस्ड है, जहां ज्यादा कंजम्पशन होगी शेयर ज्यादा वहां शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। जीडीपी का शेयर तो सबसे ज्यादा है। चौगांवकर साहब, एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं, चूंकि अब बीजेपी की प्रेजेंस तमिलनाडु में भी है और अब 26 में चुनाव है, तो क्या बीजेपी को 26 में काउंटर करने के लिए लिंग्विस्टिक और डिलिमिटेशन, ये दोनों मुद्दे अभी फोरग्राउंड में आ गए हैं, जो कि 29 के चुनाव के दौरान या 31 तक चर्चा जिसकी होनी चाहिए थी उसकी चर्चा 25 में हो रही है? क्या इसके पीछे तमिलनाडु का चुनाव है, बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने के लिए सब है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 का तमिलनाडु का चुनाव कोई बहुत ज्यादा महत्व का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के डीएमके के लिए महत्वपूर्ण है, डीएमके के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे दक्षिण में तो सिर्फ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार बना चुकी है। बाकी अगर आप किसी भी राज्य में देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी खुद की स्थिति में बनाने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश 2029 का लोकसभा चुनाव फोकस में होगा। और अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण से 132 लोकसभा सीटें अगर आती है, दक्षिण के आप राज्यों को मिला लेंगे तो ठीक है। जिस तरीके से डीएमके को कंसर्न हो रहा है कि भाई दक्षिण की सीटें कम हो जाएगी, आप उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ा दोगे, आप मध्य प्रदेश राजस्थान की सीटें बढ़ा दोगे, तो इस संदर्भ में जो गृह मंत्री का बयान आया अमित शाह जी का कि समानुपातिक स्थिति में हम सीटों का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर तमिलनाडु और पांडिचेरी की 40 सीटें लोकसभा की आती है और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है, अगर परिसीमन होता है और उत्तर प्रदेश की अगर 12 सीटें बढ़ती है तो तमिलनाडु की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो वो रास्ता जरूर निकालेंगे केंद्र सरकार। ऐसा नहीं होगा कि भाई जहां जनसंख्या कंट्रोल हो गई है, जहां जनसंख्या कम है वहां की सीटें कम होगी और जहां जनसंख्या बढ़ गई वहां के बढ़ के उत्तर भारत की सीटें बढ़ा दी जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जो दक्षिण के राज्यों का रीजनल पार्टी था। कहना है मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि यह कैसे करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, जम्मू कश्मीर में किया ही केंद्र सरकार ने एक आयोग को बिठाया था, उसने कहा वहां पर भी इस बात का आरोप लगा कि भाई जिस तरीके से परिसीमन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, स्टेट की सीटें बढ़ा लो या घटा लो, दिक्कत तो फेडरल की है, फेडरल की है। लेकिन मुझे लग रहा है बिल्कुल। कहानी कुर्सी में आपका स्वागत है। बात हो रही है डिलिमिटेशन की, और डिलिमिटेशन की पूरी जद्दोजहद 29 को ध्यान में रखकर है, क्योंकि सबकी निगाहें 29 के चुनाव पर हैं। रणनीति 25 से शुरू हो गई है
और उसी रणनीति में सियासी हलचल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जंग जारी है, महाराष्ट्र में अगले चुनाव तक कौन सी पार्टी बचेगी और कौन सी पार्टी टूटेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। टूट तो बहुत चुकी हैं, लेकिन बचेगी कौन सी? एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। शिंदे का ऑपरेशन टाइगर जहां उद्धव की पार्टी को तोड़ने के लिए है, वहीं उद्धव ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। इसी के तहत पार्टी के सभी प्रमुख नेता महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। आज से इस दौरे की शुरुआत एकनाथ शिंदे ने अपने गढ़ ठाणे से कर रहे हैं। उद्धव गुट के नेता एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दीघे के स्मारक पर जाएंगे। उसके बाद ठाणे में आज रैली होगी। मोहन भागवत जी के बारे में शिंदे जी को पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए? बाद में आप उद्धव ठाकरे जी का सवाल। हम तो देख रहे थे कि जब ये तो सब नकली ढोंगी हिंदुत्ववादी है जो गए ना, वो प्राइम मिनिस्टर की उम्र 73 साल 73 साल की, कितने साल हो गए? 75 साल हो गए, हो रहे हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद कुंभ में गए, उसके भी बहुत कुंभ हो गया है, अर्ध कुंभ हो गया है, फिर उधर दूसरे कुंभ हो गए हैं। उससे पहले कभी मोदी जी गए थे कुंभ में? ये पब्लिसिटी स्टंट है ये लोगों का सब। हमको ये सवाल मत करिए हिंदुत्व के बारे में। शिंदे जी, आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। हम ओरिजिनल हिंदुत्व वाले लोग हैं। अरे काल परवा मला कोणीतरी म्हणालं की तिकडे कुंभमध्ये गेले पाप धुवायला, ते काय पाप काय तो काहीतरी म्हणाले पाप धुवायला. अरे बाबा, शिवसेना खऱ्या अर्थाने घाण टाकण्याचं पाप कोणी केलं? बाळासाहेबांचे विचार सोडण्याचं पाप कोणी केलं? धनुष्यबाण घाण टाकण्याचं पाप कोणी केलं? हे पाप धुवायला मी तिकडे गेलो असं म्हटलं तर चालेल? हा, काही लोक जातात लपवायला पाप. कुठं तुम्हाला माहित आहे? लंडनला हेच म्हणतात, मी नाही म्हणत आहे. शिवसेना के दोनों गुटों का द्वंद्व आप देख रहे हैं। 29 में डीलिमिटेशन के बाद अगर सीटें बढ़ती हैं तो रीजनल पार्टीज का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विनोद जी, शिवसेना 2 हिस्से हो गई, एनसीपी 2 हिस्से हो गई। अब ये चारों हिस्से 29 तक सर्वाइव करेंगे, इस बात में शंका है। तो कौन सर्वाइव करेंगे? रीजनल पार्टीज जब सीटें बढ़ेंगी तो उनका वर्चस्व निखर के आएगा या सीधे नेशनल पार्टीज वर्सेस नेशनल पार्टीज मुकाबला होगा? इस सवाल का जवाब एकदम से आप नहीं दे सकते जब तक ये तस्वीर पूरी साफ ना हो कि परसीमन के आधार क्या क्या है और परसीमन के बाद क्या तस्वीर देश की बन रही है, क्या सीटों की तस्वीर बन रही है, किस राज्य में कितनी सीटें आ रही हैं। राज्यों में भी क्षेत्रों का भी हिसाब क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का भी रहता है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है, कोई क्षेत्रीय पार्टी विदर्भ में प्रभावशाली है, कोई मराठवाड़ा में है, तो कोई ठाणे एरिया में है, तो ये निर्भर। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अब समाजवादी पार्टी जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में उसका प्रभाव ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में ज्यादा प्रभाव। तो इस तरह से ये भी कई कारण होते हैं। छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से दोनों उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट आमने सामने हैं, तो वोटर किसके पास है ये तो सीटों से अभी तय हुआ। क्या उद्धव ठाकरे आगे सरवाइव कर पाएंगे? उनका क्या भविष्य नजर? देखिए, एक कवि थे कानपुर में, उनका नाम था बालकृष्ण शर्मा नवीन। उनकी एक कविता है कि जिसके गट्टे में ताकत है उसकी है वसुंधरा, और देकर शीश आशीष मिले हैं यही विश्व की परंपरा। तो जिसके गट्टे में ताकत होगी, है ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अब शिंदे और उद्धव ठाकरे, जिसके अंदर ज्यादा क्षमता होगी जनता के बीच जाने की, जनता के मुद्दों पर लड़ने की, जनता के लिए काम करने की, वही रुकेगा। विधानसभा चुनाव ने एक बात साबित कर दी, विधानसभा ने लोकसभा ने भी, कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी वो एक तरह से बट गई लोकसभा में शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में, क्योंकि दोनों के सीटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। और विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, यानी शिंदे ने अपने को वारिस साबित किया। लेकिन अभी भी उद्धव जी को राउट ऑफ करना उचित नहीं है। एक राउंड बाकी है, अभी राउंड बाकी है अभी, क्योंकि
शिंदे को जो सफलता मिली है वो बीजेपी के समर्थन से मिली है, बीजेपी के साथ रह के मिली है। तो शिंदे का अकेले कितनी ताकत है ये तभी आएगा मैदान जब वो बीजेपी से अलग होकर या बीजेपी के समानांतर अपना करके और फिर उद्धव से लड़े। आपको पावर हाउस तो बीजेपी है ना उनका, आपको देखना पड़ेगा आपका पार्टनर कौन है, क्योंकि पार्टनर के भरोसे वाली जीत नजर आ रही है। इनका पार्टनर कांग्रेस था, तो कांग्रेस और एनसीपी, तो उनका खुद ही पावर हाउस कमजोर हो गया। अगली पार्टी का नाम आपने खुद दे दिया, एनसीपी का क्या भविष्य नजर आ रहा है? शरद पवार कमजोर नजर आए हैं विजय त्रिवेदी जी पिछले चुनाव में, अगर आपने देखा हो, और उसके बाद जिस तरीके से चाचा भतीजे की जुगलबंदी रही, क्या एनसीपी वापस एक होने की दिशा में नजर आ रही है? क्या 29 तक कौन टिकेगा, कौन बचेगा? देखिए पवन जी, एक तो राजनीतिक दलों को एक चुनाव नतीजों से राइट ऑफ करना जो है ना, मैं बहुत राजनीतिक समझदारी नहीं मानता। चुनाव होते हैं, चुनाव एक वो है, बैरोमीटर है, थर्मामीटर है जरूर, लेकिन थर्मामीटर में एक दिन 104 होता है तो क्या बुखार उतरता नहीं है? उतर भी जाता है ना। अब आपने एक दिन थर्मामीटर में फीवर ले लिया, 104 है तो बोले अब तो यही रहेगा, ऐसा नहीं गए। लेकिन सर सवाल यहाँ ये है कि अगर तीन थर्मामीटर में 3 रीडिंग आ रही है तो कौन सी रीडिंग सही है? मतलब एनसीपी कौन सी सही है, राइट ऑफ करना ठीक नहीं, कौन सी गलत? राइट ऑफ करना ठीक नहीं है। सब लोग अपने अपने वक्त में, कई बार होता है माहौल होता है, कई बार होता है कि इशू होते हैं, कई बार होता है लीडरशिप होती है, और कई बार होता है पार्टनर है। अब जैसे अभी शिंदे साहब के साथ और अजित पवार के साथ पार्टनर में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टनर के तौर पर है, तो वो एक बड़ी ताकत के तौर पर निकल कर आए हैं। हो सकता है कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव में देखें ना, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में तो एनडीए उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अजित पवार अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए थे। हाँ, अजित पवार भी अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, इसलिए चुनावों से नहीं, लेकिन सब लोग कितनी ताकत से लड़ रहे हैं। और अभी जब ये बीएमसी के और नगर निगम के चुनाव वहां पर होंगे, वो भी एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है जिसमें किस तरह से पार्टियां निकल कर आ रही है। लेकिन मुझे शिंदे सेना हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो, उनको दोनों को खत्म होते हुए मैं कहीं नहीं देख रहा। दोनों को ही। चौगांवकर साहब, क्या महाराष्ट्र में इतना स्पेस है कि शिंदे शिवसेना के 2 पार्टनर्स, एनसीपी के 2 पार्टनर्स, कांग्रेस और बीजेपी, 6 पार्टियों के लिए स्कोप है? क्या इस तरह का पार्टियां एग्जिस्ट करेंगी जो रेलेवेंट कॉम्बिनेशन बना सके सत्ता के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले अगर समय में अगर महाराष्ट्र की आप राजनीति देखेंगे तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे वापसी करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, एक नाराजगी थी उद्धव ठाकरे के प्रति, जिस तरीके से वो शरद पवार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक नाराजगी थी, उसका सबक उनको दे दिया है। आज भी एक बड़ा वर्ग जो चाहता है कि अगर वो कांग्रेस से अलग होकर उद्धव ठाकरे अगर वापिस बाला साहब ठाकरे की जो लीगेसी उस पर चलेंगे तो वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएगा, वो उद्धव ठाकरे के पास ही लौट कर आएगा। एकनाथ शिंदे से इसलिए बचे हुए अभी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर और जो ताकत है वो एकनाथ शिंदे के साथ बनी हुई है। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का भविष्य बहुत बेहतर है एकनाथ शिंदे की तुलना के अंदर। जहां तक शरद पवार की बात है, शरद पवार अब 85 साल की उम्र में चले गए, वो जानते हैं कि अब उनके पास राजनीतिक समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो या तो वो अपनी पार्टी को कांग्रेस के अंदर मर्ज कर देंगे, या उसके बाद यह हो सकता है कि एक बड़ा बार कांग्रेस में चला जाए और बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस के अंदर सेट हो जाए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर बनी रहेगी, कांग्रेस एक अपना अस्तित्व बचाकर रखेगी, और उसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे बने रहेंगे। संगीत रागी जी, उद्धव ठाकरे बीजेपी से नाराज हुए, अपनी पार्टी टूट गई, तो क्या ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है, जैसे एनसीपी दोनों एक होने की संभावना नजर आती है? क्या इन दोनों दलों में शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच कोई समझौता, या फिर बीजेपी की कोई समझौता करवाने में भूमिका? देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सेना और दोनों एक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते लगभग वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। दूसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की सारी विरासत को बेच दिया। एक कहा जाता है ना कि आपके पुत्र हैं तो आपके लेगेसी को आगे ले जाते हैं। इन्होंने कहा जैसे बुढ़ा वंश कबीर के उपजा पूत कमाल, वही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे बाउंस बैक करने की उनकी संभावना रहती, मैं स्वीकार करता है, यदि उनके राजनीतिक विचारधारा से वो चीजें गायब हो जाती जो आज उन्होंने लिया। आज उनको सेकुलर बनने का सम्मोहन प्राप्त हो गया है और कहीं ना कहीं इस चीज को घेर लिया है। कहा जाता है ना, संगति का प्रभाव बहुत असर करता है। तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस की संगति के प्रभाव में उनको लोकसभा में
मुसलमानों का वोट मिला। लोकसभा में मुसलमानों के वोट से वो इतने ज्यादा अति उत्साहित हो गए कि वो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको भी, उस पर उनकी टिप्पणी लगातार आने शुरू हो गई, कुंभ पर उनकी टिप्पणी आनी शुरू हो गई, बाकी संभल पर उनकी टिप्पणी आनी शुरू हो गई। सर, तो एक सवाल मेरे मन में आया। हाँ, बीजेपी जब अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता के काबिज होने लगी है या काबिज होने की स्थिति में है, तो जब आप इस तरह से सत्ता में होते तो आप अगला चुनाव करते कि मेरा विपक्षी कौन हो, क्योंकि आप ये डिक्टेट या डोमिनेट कर सकते हैं। तो बीजेपी किसे अपना विपक्षी बनाना चाहेगी वहां पे जो उनके लिए फेवरेबल हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये डिपेंड नहीं करता है कि विपक्षी कौन बनेगा या नहीं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक काम करेगी कि अपने पक्ष को मजबूत करेगी। और यही कारण है कि देखिए, हम लोग सब यहाँ पर टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके जब लोकसभा का चुनाव था तो हम लोग सब बहुत क्रिटिकल थे उस समय पवार को लेकर के, और कि उनको क्यों लाया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये ठीक है कि उसमें जो प्रत्याशित रिजल्ट थे वो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए, जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं ना, हमसे राजनीति में दिन रात वो राजनीति खाते हैं, राजनीति पचाते हैं और राजनीति उगलते भी हैं। राजनीति सोते हैं, राजनीति उड़ते हैं। बिल्कुल। अब वही निष्कर्ष विधानसभा चुनाव में सारे के सारे पलट करके निकल करके आ गए। एकनाथ शिंदे शिवसेना की विरासत को हमें कहने से संकोच नहीं करना चाहिए कि बाला साहब की विरासत को उद्धव ठाकरे नहीं संभाल सके। बाला साहब की विरासत को एकनाथ शिंदे ही यदि संभाल सके तो संभाल सके। आज भी हिंदुत्व के मुद्दे, उनकी विरासत थी क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद शिवसेना का सोशलाइजेशन हुआ था। सोशलाइजेशन इस संदर्भ में कि वो राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय हिंदुत्व के मुद्दों को उन्होंने संभालना लेना शुरू किया था और गर्व से कहा कि बाबरी मस्जिद हमारे लोगों ने तोड़ दिया है। नहीं तो पहले शिवसेना का हिंदुत्व कहां था? वो सिर्फ मराठी अस्मिता के आसपास, और उसमें जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाते थे उनके साथ बड़े बदसलूकी से वो पेश भी आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने के बाद शिवसेना का राष्ट्रीय हिंदुत्व, राष्ट्रीय चरित्र जो है वो हिंदुत्व का वो फलक पर आया। सर, महाराष्ट्र में सब डिस्कस, एकनाथ शिंदे बाला साहब की विरासत को संभाल पाए या नहीं संभाल पाए, तो बाला साहब की राजनीति में हिंदुत्व के साथ साथ मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हित सबसे एक थे। एकनाथ शिंदे के चीफ मिनिस्टर बनते ही सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन करके चले गए गुजरात, बड़े बड़े। तो कहां वो विरासत संभाल पाए? अगर बाला साहब होते तो क्या स्वीकार करते? वो सरकार कुर्बान कर देते, लेकिन महाराष्ट्र के हितों पर कोई समझौता नहीं होने देते। तो ऐसा नहीं है, वो बीजेपी की पूंछ बन के एकनाथ शिंदे ने अपना राजनीतिक अस्तित्व तो बचा लिया और शिवसेना को बीजेपी की गोद में डाल दिया। बाला साहब जब थे तो बीजेपी के साथ बराबरी की तरह बात करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी मातोश्री जाते थे। बराबरी तो तब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना जब सीटें बढ़ जाती हैं। नाराजी मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं। देखिए, यही अहंकार जो है ना उद्धव ठाकरे को ले गया। बाला साहब जी का एक व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और जब मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे या लाल कृष्ण आडवाणी जाते थे तो उनके घर पर जाते थे। उद्धव ठाकरे को यही घमंड था कि चूंकि मेरे पिताजी के पास सारे बीजेपी के नेता चल करके आए थे, अमित शाह भी वैसे ही वहां पर आए और समझौते की बात करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में समझौते की बात चल रही थी तो ये उनके जिद थी कि अमित शाह यहां पर आए। अमित शाह जी गए भी, लेकिन नतीजा बाद में आपको भुगतना पड़ा। ये अहंकार तब आपके लिए जायज बन जाता है जब आपके पास आपकी अपनी क्षमता हो। आप क्षमता विहीन हो तो ये हुई, तो और या फिर आप सारा प्रोजेक्ट जाने दे महाराष्ट्र से गुजरात और चुप रहे। ये कौन सी विरासत है? उस पर बहस आगे बढ़ जाएगी। हमें बिहार की तरफ आगे बढ़ना होगा। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले सवाल यही कि बिहार में जेडीयू के सामने शरद पवार के एनसीपी जैसा संकट है क्या? नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम उछाला गया। निशांत कुमार ने कुछ राजनीतिक बयान भी दिए, कैमरे के सामने भी आए, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश सरकार खटारा हो चुकी है। अब बिहार की जनता नई गाड़ी की सवारी चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है,
चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है। और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत करिए। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। अब जरूरत है बिहार बचाने का, बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन लाने का जो प्रयास किए हैं उस प्रयास को आगे बढ़ाने का है। तो जो सवाल महाराष्ट्र में है वही सवाल अब बिहार में पूछा जा रहा है, क्योंकि 25 में चुनाव 29 से पहले ही तय हो जाएगा। विजय त्रिवेदी जी, नीतीश कुमार जो पिछले लगभग 2 दशक में तो सत्ता की धुरी रहे हैं, 25 में क्या होगा? क्या उनको एक नई विरासत सौंपने के लिए एक चेहरे की जरूरत है? विरासत उन्हें सौंपनी है, चेहरे की जरूरत नहीं है। 2025 का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ ही लड़ना चाहती है। चुनाव नतीजों के बाद क्या होगा, महाराष्ट्र होगा कि मुंबई होगा कि पटना होगा, पता नहीं है, या पटना में मुंबई होगा ये भी नहीं पता है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव नतीजों के बाद तय करेगी। अभी कल जो है पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष में दिलीप जायसवाल साहब, उन्होंने कहा, फिर बाद में करेक्शन भी किया, उन्होंने कहा कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा चीफ मिनिस्टर का चेहरा। यानी अब की बार सीधे ट्रॉफी नहीं दी जा रही, सीधे ट्रॉफी नहीं दी जा रही। तो अब ये भी एक मैसेज है उनके लिए। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश जी का साथ छोड़कर चुनाव लड़ने नहीं जा रही। और नीतीश जी को भी चुनाव के लिए किसी नए चेहरे की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें विरासत सौंपने का वक्त आ गया है। अब वो किसको सौंप रहे हैं, निशांत कुमार को सौंप रहे हैं अपने बेटे को, या पार्टी में किसी और को सौंप रहे हैं, ये उनको तय करना है। और अभी जैसे आप ये हनुमान को देख ही रहे हैं, तो हनुमान भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद करेंगे वो भी महत्वपूर्ण है। विनोद जी, पहले नीतीश को रिझाने की कोशिश नजर आती थी, अब आरजेडी के बयान देख लो या बीजेपी के बयान देखते हो, नीतीश इररिलेवेंट नजर आते हैं। तो क्या ये आरजेडी को भी सूट करता है कि ये आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला हो और नीतीश कमजोर से और कमजोर हो? देखिए, नीतीश बिहार के परिदृश्य से बिल्कुल खत्म हो जाए तो दोनों को सूट करता है, क्योंकि जो नीतीश का जो जनाधार है उसकी लड़ाई दोनों, भारतीय जनता पार्टी भी उसको समेटना चाहेगी और आरजेडी भी समेटना चाहेगी। लेकिन नीतीश के साथ क्या है कि वो एक ऐसा बांट है जो तराजू में जिस पलड़े में आ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। तो अभी उनकी वो प्रासंगिकता बनी हुई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2025 के विधानसभा चुनाव तक नीतीश को अपने साथ रखना चाहती है। वरना भाजपा घोषित कर देगी हम अकेले लड़ेंगे, वो नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि जो नीतीश का कोशिश भाजपा ने की, अभी मंत्री जो बनाए हैं उसमें सारे कुर्मी, कुशवाहा, सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके कि नीतीश के जनाधार को अपने साथ ले। लेकिन अभी भी पहले नीतीश उसके लिए जरूरी थे, अब उसकी मजबूरी है। नीतीश मजबूरी है, वजन ऐड करते हैं, लेकिन यह वजन तय होगा कि 25 के चुनाव बताएंगे कि नीतीश कुमार में कितना वजन बाकी है और कितना छूट गया। न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आपकी स्क्रीन में ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख सकते हैं कि पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हालांकि अक्सर यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं यहां पर तैयारी कर रही है। उनको मालूम है कि यहां पर अगर भारत के साथ फाइनल हुआ तो दुबई में यह फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेलना पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। और आपको बता दें कि भारत दोनों मैचेस बाद में बल्लेबाजी करके चेस करते हुए यहां पर मुकाबले जीते हैं। तो ये और दिलचस्प बात होगी कि टॉस हारा जरूर है भारत, लेकिन उनको वो करने का मौका मिला जो अब तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में नहीं किया था। पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका टीम इंडिया को मिला है, यानी कि पहली बार आज डिफेंड करते हुए अपने टारगेट को बचाते हुए यहां पर नजर आएगी भारत की टीम। और भारत की टीम की अगर बात करें तो कुछ बदलाव यहां पर होने की गुंजाइश है, लेकिन रोहित शर्मा पूरी तरीके से फिट है, जिनको हैमस्ट्रिंग में खिंचाव यानी कि मांसपेशियों में
टांग की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से वो लगातार फिजियोज की निगरानी में थे और उनको टेस्ट किया जा रहा था। इसके अलावा मोहम्मद शमी को भी एंकल में थी, तो हो सकता है कि उनको आराम दिया जाए। और इसके अलावा अभी तक टीम इंडिया के जो 4 बड़े पहलू हैं वो है कि अभी तक वरुण चक्रवर्ती का टप्पा कहां गिर रहा है अभी तक आपने नहीं देखा है। अर्शदीप का टप्पा सही जगह पर पड़ रहा है कि नहीं ये भी आपने नहीं देखा है। तो यहां पर कुछ बदलाव टीम इंडिया करने की कोशिश कर सकता है, ये देखते हुए कि न्यूजीलैंड की टीम के पास 5-5 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, खब्बे बल्लेबाज हैं। और ऐसे में आप हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए और एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज को जो आज आप आराम दें। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, आपके पास 3 लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आप आज एक वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए, रविंद्र जडेजा की जगह बेहतर होगा, क्योंकि कुलदीप आपके मेन गेंदबाज हैं और 3 विकेट उन्होंने पिछले मैच में भी लिया था, अच्छी फॉर्म में है। और कुलदीप चोट ऑपरेशन के बाद वापस आए, तो अब उनकी तेजी और उनका टप्पा पड़ने लगा है, तो उनको रेस्ट ना दिया जाए तो बेहतर होगा। फिलहाल इस मैच को लेकर दोनों कप्तानों ने क्या क्या कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल भी आए थे, उन्होंने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले टीम के बारे में और आपको बता दें कि बदलाव की जो मैं बात कर रहा था, वरुण चक्रवर्ती को तो जगह मिल गई है टीम में। वरुण चक्रवर्ती एक बदलाव, यहां पर खबर ये आ रही है कि वरुण चक्रवर्ती जो है टीम आ गए और हर्षित राणा की जगह वो आए। और ये रही टीम, अब आपके सामने फुल स्क्रीन आपको मैं टीम दिखाता हूं। टीम को जिस तरह से रोहित शर्मा पूरी तरीके से फिट है बता रहे हैं, हालांकि लगातार जो है नेट्स में भी उन्होंने 6 दिन के आराम में 3 दिन उन्होंने आराम किया था, सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने प्रैक्टिस की। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, ऋषभ पंत अभी भी टीम में विकेट कीपर बनते विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, हालांकि थोड़ा सा अगर किसी को मौका मिल जाता तो बेहतर होता। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। तो एक बदलाव यहां पर आज 4 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया उतर रही है। तो साफ था कि आपको याद होगा कि हमारे एक इंटरव्यू में जो पुराने पूर्व ऑलराउंडर हैं हरफन मौला खिलाड़ी पाकिस्तान के मुदस्सर नजर, उन्होंने भी कहा था कि 4 स्पिनर लेकर आप उतरे यहां पर। और यहां की जो पिच है धीमी होती है, गेंद नीचे रह जाती है और बाद में बल्लेबाजी करना और मुश्किल होती है यहां पर। और यहां पर वरुण चक्रवर्ती के साथ आज आप जो है स्पिन आक्रमण को आपने और मजबूत किया। ये आज देखना दिलचस्प होगा कि वरुण चक्रवर्ती जिनकी जो स्टॉक गेंदबाजी यानी कि जो नेचुरल गेंद है वो गुगली होती है और उनकी गुगली पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो हर्षित राणा को आज आराम दिया है यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने। और स्पिनर्स की अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती के साथ कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, 4-4 स्पिनर्स के साथ। ब्लैक कैप्स की अगर बात करें तो ब्लैक कैप्स में विल यंग, रचिन रविंद्रन, केन विलियमसन, डैरल मिचेल जो कि चोट की वजह से बाहर थे, और टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, कायल जेमिसन और विलियम उरुक, ये इनके खिलाड़ी हैं। और अच्छी स्पिन तिकड़ी इन्होंने भी बनाई है, हालांकि इनकी टीम का बैलेंस जो है इतना बेहतर नहीं है। आपको बता दें जिस तरीके से उनके कोच और कप्तान का मानना है कि हमारे पास इतने विकल्प नहीं है जो दुबई में खेलने के लिए चाहिए, खासकर जो स्पिन का जो आपको एक यूनिट चाहिए वो वाली यूनिट आपके पास नहीं है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट जो है इंडिया में जुड़ी रहती है, आपको पता ही होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी एक जमाने में जो थे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। मैं हमेशा बोलता जरूर हमारे जो यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स यहाँ पे। पवन, आपके साथ काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पॉलिटिक्स से खड़े हैं, क्या लग रहा है सबको? नहीं, मेरा तो हाँ, समीप राजगुरु जी ये कहना था, इससे अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीवी के स्टूडियो में कर हैं, यहाँ पर वाडेकर हैं, गावस्कर हैं, वेंगसारकर हैं, तेंदुलकर हैं और हमारे साथ चौगांवकर बिना करके क्रिकेट नहीं हो सकता। देखिए कर का अर्थ होता है हाथ, और क्रिकेट हाथ से ही खेला जाता है। जैसे समीप जी आप बता रहे थे कि लगातार रोहित शर्मा टॉस हार रहे हैं, आज भी भारतीय क्रिकेट टीम टॉस हार गई है, लेकिन पिछला 5 जो चुनाव मैच हुए वनडे वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय क्रिकेट टीम ने हराया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 5 वनडे हराए हैं। और से बात करेंगे तो यही होगा। 2000 का जब जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, तो क्या लग रहा है कि आज भारत उसका बदला लेगा आज, मतलब और जो लगातार 5 वनडे जो जीत रहे हैं तो वैसा ही परफॉर्मेंस आज रहेगा, और मतलब शुभम गिल सेंचुरी मारेंगे या विराट कोहली मारेंगे, कि दोनों मार चुके हैं सेंचुरी। बांग्लादेश के खिलाफ शुभम ने मारा था और पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने। ये क्या परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहेगा आपके हिसाब से? ये सवाल जो है ना,
ये ज्योतिषाचार्य के लिए ठीक है। अब ये इच्छा तो यही होगी कि बदला ले। लेकिन सर बात यह है कि दोनों टीम ना 5-5 मैचेस जीत के आ रही है, दोनों का विनिंग मोमेंटम जारी है, दोनों के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां पर आज इंडिया मैच जीतती है तो सेमीफाइनल में किससे भिड़ना चाहेगी ये बहुत जरूरी है कि आप साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल में भिड़ना चाहेंगे या आप ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरा ये मानना है कि आप ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में भिड़ लो और आप फाइनल में साउथ अफ्रीका से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में थोड़ा चोक करती है और जहां तक फाइनल की बात है तो साउथ अफ्रीका फाइनल में चोक करती है। तो दोनों टीम की जो स्ट्रेंथ है वो आप देखें और इंडिया को ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आज का मैच आप चाहते हैं कि जीत के मोमेंटम के साथ जाए। टीम अच्छी फॉर्म में है, 5 जीत न्यूजीलैंड ने दर्ज की है। अगर पिछले लास्ट 5 मैचेस की बात करें, भारत ने भी पिछले 5 मैचेस जीते हैं। तो आपका सेमीफाइनल का जो यहां पर जो वो है रणनीति है, आप सेमीफाइनल में हालांकि आप बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए जो भी सामने आए उसको पटकना होता है, ये नहीं होता कि मैं इससे खेलूंगा उससे खेलूंगा। लेकिन यहां पे एक अपॉर्चुनिटी है टीम इंडिया के पास कि वो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया किससे वो सेमीफाइनल मुकाबला खेलना चाहते हैं। अगर खेलना चाहते हैं तो आज वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो की है। आज अपने हर्षित राणा को भी ड्रॉप किया है, तो हो सकता है कि आज बैटिंग भी पहले कर रहे हैं, तो बैटिंग तो उनको दी गई है जी, तो हो सकता है कि उनकी चॉइस नहीं है। हाँ, लेकिन वो आप हो सकता है कि आपके हिसाब से किससे फायदा होगा हमें या हार कर? मुझे लगता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं, अगर आप हारते हैं तो ज्यादा फायदा होता है क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, लेकिन हारना किसी को मंजूर नहीं है और हार के मोमेंटम के साथ आप सेमीफाइनल नहीं जाना चाहते। समीप जी, लेकिन कहा जाता है विनिंग टीम या विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा जाता, लेकिन आज हर्षित को बाहर किया है, टीम में बदलाव किया है, तो वो दिखा रहा है कि कंफर्टेबल सिचुएशन में होने का इस्तेमाल रोहित अपनी टीम कॉम्बिनेशन के लिए करना चाहिए। नहीं, ये टीम कॉम्बिनेशन को बदला इसलिए भी गया क्योंकि 5-5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जो मैंने कहा था। और दूसरी चीज ये कि 5 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और वरुण चक्रवर्ती को खिलाने के लिए सुनील गावस्कर लगातार बोल रहे थे कि 4 स्पिनर्स के साथ आप जाइए, क्योंकि दुबई में खेलते हुए पिच इतनी स्लो है और लो भी रहती है, तो ऐसे में बॉल फंस रही है, बैट पे आ नहीं रही है, तो आप 4 स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं जा रहे हो जब आप 5 स्पिनर्स लेके आए हो। और वरुण चक्रवर्ती को हमने देखा है कि ऑफ लेट बहुत इंप्रूव किया उन्होंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ द पिच बहुत तेज जाते हैं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आप आज सही टीम कॉम्बिनेशन के साथ गए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, कंफर्टेबल है जरूर, क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, सेमीफाइनल के न्यूजीलैंड भी कर चुकी है, हम भी कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सही टीम, क्योंकि हर कोई कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेरिमेंट कर देखना चाहते हो कि क्या 4 स्पिनर्स के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि शमी और हार्दिक पांड्या 2 पेसर्स आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि आप सही कॉम्बिनेशन के साथ दुबई में जा रहे हो, क्योंकि मैं खुद वहां पर था, 2 मैचेस मैंने खुद कवर किए, तो मुझे लगा कि हाँ, दुबई में आप 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकते हो। और जो मुदस्सर नजर है वो आईसीसी एकेडमी के कोच है, वो पिछले 5-6 साल से, तो वो दुबई में रहते हैं, वो भी यही कह रहे थे कि आप 4 स्पिनर्स के साथ उतरिए। भारत की अभी तक की जो इमेज रही है वो ये रही है कि बैटिंग सेंट्रिक टीम, बड़े स्टार से लेकर पिछली परफॉर्मेंस को आप देखोगे तो बैटिंग सेंट्रिक टीम रही है। अब की बार जब पहले बैट कर रहे तो आपको एक डिफेंसिव, एक स्कोर डिफेंड करना होगा, तो बॉलर्स में किस पर नजर रहेगी और यहां पर एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, खासकर तब जब ओपोनेंट न्यूजीलैंड। देखिए, सेफ स्कोर की अगर बात करें, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में बड़े बड़े चेजेस किए हैं, लेकिन यहां पर चेस करना इतना आसान नहीं होगा। 270 से 280 यहां पर एक विनिंग टोटल है, और अगर टीम इंडिया की बात करें तो भारत यही चाहेगी कि 270 से 280 पहुंचे। और अगर आप देखो, भारत ने जो 2 मैचेस खेले हैं, आप अगर देखें, अगर वो दोनों टीम्स पाकिस्तान होती या बांग्लादेश थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर देती तो टीम इंडिया स्ट्रगल करती, वहां पे टीम इंडिया के लिए मुश्किल आ सकती थी। आप कहीं ना कहीं विराट कोहली की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स हुई, पाकिस्तान ने इतना छोटा टोटल 241 किए, तो आप पर प्रेशर नहीं आया। लेकिन वही 270, 40-50 रन अगर आप जोड़ देती पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो मामला जो एक ने 228, एक ने 241, तो टोटली इतना छोटा था, तो आप पर प्रेशर नहीं आया। रन बॉल भी आपको बनाना नहीं था, आपको 5 के औसत से रन बनाना। तो अगर भारत यहां पे 270-280 बनाती है तो सेफ है, वरना न्यूजीलैंड की बैटिंग में इतना दमखम है और जिस फॉर्म में वो हैं, और डेवॉन कॉनवे की बात करें, आप विलियम की बात करें, आप सचिन रविंद्रन की बात करें, केन विलियमसन अभी तक 2 बार सिंगल डिजिट में आउट हो चुके हैं, वो भी चाहेंगे उनके बल्ले से रन आए। और आपको तो पता ही है, भारत की एक अच्छी आदत है विरोधी टीम के लिए कि जो भी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन आता है उसको हम फॉर्म में ले आते हैं। सो केन विलियमसन भी वेट कर रहे होंगे कि फॉर्म में आने के लिए मेरी वाली टीम कब आएगी। जी समीप, मैं एक सवाल समझना चाहता हूं कि रोहित ने तो हर बार खारिज किया आपकी क्रिकेट की जो थॉट प्रोसेस है कि इफ यू वांट टू विन द मैच फर्स्ट विन द टॉस, तो वो तो हर बार खारिज कर दिया। फिर अभी तक आप रोहित को भरोसा नहीं कर रहे। नहीं, रोहित पे पूरा भरोसा है, और रोहित टॉस जो है आपके टीम की क्वालिटी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस टीम की जो बैलेंस है, जो क्वालिटी हमारे पास है, टॉस पे आप निर्भर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टॉस हारने का आपको डिसएडवांटेज इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि दुबई में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस समय ड्यू फैक्टर होगा, ओस, लेकिन ओस बिल्कुल नहीं है। सुबह जैसा मौसम होता है, शाम को भी वैसे ही मौसम होता है, बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट। जी
तो न्यूजीलैंड ने क्यों बैटिंग चूज नहीं की? जब ये आप कह रहे थे कि भाई इस बार वैसे बेहतर यही होता है कि बैटिंग होती, क्यों ऐसा किया है? नहीं, जहां तक न्यूजीलैंड की बॉलिंग का सवाल है, शायद वो यहां पर स्टार्टिंग में ड्राई पिचेस का फायदा लेना चाहते हैं और उनके पास ऐसे स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है सैंटनर के अलावा। अगर आप माइकल ब्रेसवेल की बात करें, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। आप ग्लेन फिलिप्स की बात करें, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग में ज्यादा उनका दम है। आप अगर प्योर एक अच्छे स्पिनर की बात करें तो उनके पास सैंटनर के अलावा कोई नहीं है। ड्राई पिचेस में शुरुआत में वो बैटिंग करना चाहते हैं, गेंदबाजी करना चाहते हैं, बैटिंग स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं वो इस थोड़ा सा डिफेंसिव एटीट्यूड या रणनीति के साथ गए कि चेस करते हैं। यहां पर हमारे सामने टोटल होगा तो हमें क्योंकि कंडीशंस का भी पता नहीं है, तो स्टार्टिंग में खेल के कंडीशंस भी पता चल जाएंगे और हम चेस करने के लिए जाएंगे। समीप, प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो इसके अंदर आप गौतम गंभीर जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है, उनकी कितना दखल देखते हैं? क्या उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी या कैप्टन को फ्री हैंड दिया गया होगा इसके अंदर? इस पूरे टूर्नामेंट का अगर आप देखें, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के खिलाफ हो, ये हो या फाइनल में भारत टीम जाती है, गौतम गंभीर की भूमिका आप क्या देख रहे हैं टीम सिलेक्शन में? देखिए, मैंने कहा था ना, बिना कर के जो है बात नहीं हो सकती है। और ये देखिए, वाडेकर हो या तेंदुलकर, यहां पर बात वही उठ रही है कि टीम में चल किसकी रही है। इसमें कोई शक नहीं कि गौतम गंभीर का बहुत बड़ा रोल है और गौतम गंभीर टीम के स्क्वाड से लेके 11 तक बहुत ज्यादा तय कर रहे हैं। हर्षित राणा टीम की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। आप हमेशा से अर्शदीप को खिलाना चाहते थे। अर्शदीप पता नहीं कब पीछे चले गए क्यू में और हर्षित राणा वहां पर आ गए। आज आप हर्षित राणा को बाहर कर रहे हैं और यहां पर वरुण चक्रवर्ती को ला रहे हैं, तो ये भी गौतम गंभीर की ही बिल्कुल आज इस मुकाबले पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन अब फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से क्यों वापस ली सभी जिम्मेदारियां, 2027 के लिए क्या है बीएसपी का गेम प्लान। कहानी कुर्सी की में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल समीप जी अनुमति दीजिए। कहानी कुर्सी की में आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर बीएसपी की मीटिंग से आ रही है, जिसमें बीएसपी के संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। बीएसपी के सभी पदों से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। मायावती की तरफ से स्पष्ट संदेश है, मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं। मायावती ने आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। रामजी गौतम भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। माननीय बहन जी ने दो विशेष चेंजिंग हुई है। एक तो माननीय आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और माननीय सांसद जो रामजी गौतम उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अच्छा, और कोई नई जिम्मेदारी दी है किसी को? नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। आकाश आनंद जी को कोई और अहम जिम्मेदारी या कुछ और परिवर्तन हुआ है? आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी, ठीक है। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें खोज दो यार कोई। जो बहन जी ने आदेश दिया उस पर हम काम जाके करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम जी को बनाया गया है और साथ ही साथ आनंद कुमार जी को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मुझे लगता है कि इन सब के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको प्रेस रिलीज अभी जल्दी जारी हो जाएगी। अब नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। रामजी गौतम जी को जी। और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा निर्देश? नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी कॉपी आप सबको मिली गई होगी। तो आपने सुना किस तरीके से मायावती ने अपने भतीजे को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। कहा है कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश आनंद को मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने की बात आई तो भाई को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आकाश आनंद को हटाने की वजह भी बताई गई है। आकाश आनंद के ससुर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, यह आरोप लगाया है और ससुर ने आकाश आनंद को इस्तेमाल किया। रुचि कुमार हमारे साथ हैं। अपने भतीजे को अपनी विरासत सौंपने से मायावती ने इनकार कर दिया। रुचि जी, क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या वजह बताई गई इसके पीछे? कि कई वजह बता रहे हैं जो मायावती के नज़दीकी हैं। एक तो बड़ी वजह ये कि जो आकाश के ससुर हैं
उनसे मायावती की काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। उनसे बहुत तरह की शिकायतें थीं जो तरह तरह की थी कि पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। कुछ और भी टिकट्स जो इतने स्टेट्स में भी चुनाव हुआ उसमें जो टिकट्स बांटने को लेकर भी उनकी कुछ नाराज़गी थी। तो मायावती को ये लग रहा था कि अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं आकाश आनंद के, उनके सब चीज़ों में आकाश आनंद का उसके पीछे हाथ है। और क्योंकि आकाश आनंद का कद पार्टी में इतना बड़ा है इसलिए उनके ससुर की इतनी हिम्मत पड़ रही है बीएसपी में रह के, जहाँ मायावती सर्वे सर्वा है। दूसरी बड़ी बात कि हमने तो बहुत लंबा एक दौर मायावती का देखा है। पवन, एक ज़माना हुआ करता था जब स्टेज पे जब कोई सभा होती थी तो सिर्फ एक सोफ़ा पड़ता था और उसमें मायावती बैठती थी और बाकी सब लोग खड़े रहते थे, किसी के लिए कोई कुर्सी नहीं होती थी। जो होर्डिंग्स लगते थे उसमें आपको काशीराम और मायावती के अलावा तीसरी तस्वीर नहीं दिखाई देती थी। अब आप सोचिए उस दौर से और आज का दौर देखिए कि आकाश आनंद सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। उनकी जो सभाएं हैं उसमें बहुत भीड़ हो रही है, उनके लिए नारे पार्टी में बन गए हैं। इसके अलावा वो मीडिया को तरह तरह के इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने। तो मायावती को इतना ज़्यादा आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा है। हमें याद है 2007 में जब मायावती की सरकार थी, मायावती के एक बहुत ताकतवर मंत्री थे, उनसे हमने किसी एक आम मुद्दे पे कोई बाइट लेने के लिए हमने माइक लगाया तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर रुचि जी हम आपसे कहें कि आप बोलेंगी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको इंडिया टीवी से निकाल दिया जाएगा, तो आप बोलेंगी। तो मेरी भी हालत वही है। उसके पहले कोई रैली हो रही थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से हमने कहा कि हमें थोड़ा बता दीजिए रैली का क्या इंतज़ाम है, उसके लिए किस तरह कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, कितने लोग आ रहे हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमसे कहा कि देखिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप नाराज़ होंगी, मैं भी आपकी जगह नाराज़ होता, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं चुप रहकर पार्टी में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, इन सारे वाक़यों से कि पार्टी किस तरह से मायावती चलाती हैं। उसमें अगर आकाश आनंद इतने पावरफुल हो रहे थे, पार्टी के लोग उनको भी पावरफुल समझने लगे थे, तो मायावती को ये सब रास नहीं आ रहा था और इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारियां आकाश आनंद से छीनी है, अपने भतीजे से, और अपने भाई पे फिर से भरोसा उन्होंने जताया है। हालांकि आप देखिए आकाश को 2024 में जब वो लोकसभा में प्रचार कर रहे थे, एक सीतापुर की रैली में उन्होंने कुछ बयान दे दिया था जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था, तो मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। लेकिन करीब 50 दिन बाद हमने देखा कि यहाँ लखनऊ में पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग में आकाश आनंद ने भुआ के पैर छुए और भुआ ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो अब वो फिर नाराज हो गई हैं, तो इसलिए भतीजे से ज्यादा भरोसा उन्होंने अपने भाई पर जताया है। पवन, बिल्कुल आपने एक बड़ी बात कही कि मैं पार्टी में चुप रहकर यहां तक पहुंचा हूं। भाई चुप रहते हैं तो एक बार फिर कोऑर्डिनेटर हैं, लाइमलाइट में भतीजे आने की कोशिश करते हैं तो कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी, आपका मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सर, 2027 पर सबकी निगाहें हैं, ऐसे में मायावती बार बार कभी भतीजे को आगे करना, फिर पीछे खींच लेना, फिर आगे करना, 2027 में मायावती कितनी रेलेवेंट रहने वाली नजर आ रही है आपको? देखिए, मायावती जी रेलेवेंट रहे इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। अगर वो ये सब नहीं करेंगी तो उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। मायावती जी कभी कोई आंदोलन नहीं करती। वो काशीराम जी के दौर में जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आई थी 93 से पहले, तब आंदोलन और जुलूस, धरने, जलसे, प्रदर्शन करती थी पार्टी, साइकिल यात्राएं, क्योंकि मैंने उसे बहुत कवर किया है। उसके बाद मायावती जब से मुख्यमंत्री बनी तब से उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। कभी कभी रैलियां करती रही हैं बड़ी बड़ी, वो भी इक्का दुक्का। तो इसलिए वो उनकी प्रासंगिकता उनके बयानों से, उनके इसी तरह की जो गतिविधियां हैं उसी से बनती है। अभी रुचि ने बड़ी जो बात कही, उसी मैं खुद चूँकि लखनऊ में रहा हूँ और मैंने बहुत बीएसपी की राजनीति को नज़दीक से देखा है। 1997 की बात है जब 6-6 महीने वाला जो प्रयोग हुआ था भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच में, और मायावती जी अपना 6 महीने का टर्म पूरा कर चुकी थी। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे मायावती जी के समर्थन से, और 1 महीने बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि मायावती जी समर्थन वापस ले सकती हैं, जो बाद में उन्होंने लिया। तो मैंने इस पर स्टोरी की। उस स्टोरी में मुझे बीएसपी का एक कोट चाहिए था, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। एक डीपी वोरा साहब हुआ करते थे, वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीएसपी में चले गए थे, तो वो थोड़ा मीडिया फ्रेंडली थे, वो प्रवक्ता थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे मैंने कहा कि वोरा साहब कुछ बताइए। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने कमेंट तो दे दीजिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि नहीं, पूरी तरह से पार्टी जो है एकजुट है और बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बहन जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कार्यकर्ताओं की भावना का, वो हमेशा पार्टी ही तो बहुजन समाज के हित में काम कर, ये सब कोट लिया। मैंने वो कोट स्टोरी में डाला और स्टोरी रिलीज कर दी। रात को 11 बजे उनका फ़ोन आया कि वो साहब मेरा कोट हटा दीजिए।
मैंने क्यों? बोले मैंने गलती से जिक्र कर दिया बहन जी के सामने, तो मुझे बहुत डांट पड़ी है, और अगर वो कोर्ट कल छप गया तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। और तब तक हमारा, मैंने दिल्ली फोन किया तो हमारा डाक एडिशन छप चुका था, वही आता था लखनऊ, और अगले दिन बोरा साहब हटा दिए गए। तो वो तो चुप रहना मूल मंत्र है। विजय त्रिवेदी जी, सवाल इसलिए उठ रहा है मायावती कितनी रेलेवेंट रहेंगी, क्योंकि पिछले 3-4 चुनावों को अगर आप देखें तो मायावती की साख भी गिरी है, वोट शेयर भी गिरा है, और सबसे बड़ी बात, जो यंग एनर्जी जो रैलियां कर रही थी, आकाश आनंद जो चुनाव में लग रहा था कि बयान देख के बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, उनको हटा दिया गया। और जब बीजेपी की सीटें 24 के चुनाव में घटी तो समाजवादी पार्टी बढ़ी, बीएसपी और कम हो गई। जाहिर है बहुत फर्क आया है। जो काशीराम जी की बीएसपी थी और उसके बाद मायावती जी ने भी उसको बहुत मजबूत किया। ऐसा नहीं कि मायावती जी ने केवल उसको मजबूत नहीं किया, बीएसपी को बड़ा मजबूत किया, 2 बार सरकार भी बनाई है, अपने दम पर भी पूरी सरकार बनाई है। लेकिन मायावती जी उस पूरी पार्टी को और सिस्टम को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं। वोट कमज़ोर हुआ है, आप सोचिए 20% से वो 10% पे करीब करीब आ गई हैं, और बहुत एक्टिव भूमिका में वो नहीं रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, विधानसभा चुनावों में भी कोई नहीं रहा है। बल्कि पिछले ज़माने में यदि आप याद करें तो बीएसपी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इवन आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पर भी, छत्तीसगढ़ में सब जगह उनका कुछ कुछ काम, पंजाब में भी अच्छा था। पंजाब में तो होता था, क्योंकि पंजाब से तो काशीराम जी ने शुरू किया था उस समय। राजस्थान में, वही मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में 5-5 MLA उनके रहे, लेकिन वो लगातार कम होता रहा। बहुत सारी चर्चाएं हुई कि मायावती जी क्यों चुप होती जा रही हैं। वो दूसरों को तो चुप करके रखती हैं, लेकिन पिछले दिनों में वो खुद भी काफ़ी चुप रही हैं और इनएक्टिव तौर पर रही हैं। उसकी भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन ये सच है कि मायावती जी को कोई दूसरा लीडर संगठन में उनके ऊपर या चर्चा में पसंद नहीं है। वो संगठन को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। जैसे रुचि जी ने भी जिक्र किया कि वो मंच पर अकेले होते हैं, उनके कमरे में भी एक ही कुर्सी होती है। इवन वो जब चीफ मिनिस्टर होती थी तो आईएएस ऑफिसर्स भी खड़े रहा करते थे। और एक घटना का जिक्र अभी कुछ दिनों पहले ही एक बीएसपी के एक नेता ने मुझे किया कि बीएसपी के सांसद थे पिछली बार कोई, उन्होंने कोई चैनल पे जाके कुछ बातचीत बीएसपी के लेकर कर दी थी। तो जब वहाँ पर लखनऊ में कोई मीटिंग हो रही थी एमपीज की, तो उन्होंने उनको खड़ा करके पूछा वो कौन है जिसने ये बात की है, और कहा कि तुमने किसने कहा था तुम्हें। तो वो इस तरह का वो है। लेकिन अब पार्टी को यदि रीएक्टिव करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो मायावती जी को मेरे ख्याल से आकाश या जो भी लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दे रहे हैं उनके साथ फिर से खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो ये समझना कि ये वोट बैंक उनके पास है जमींदारी की तरह से, वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। समीर जी, सवाल ये है कि ये उहापोह क्यों है? भतीजा एक बार आगे कर देते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं, तो क्या मायावती वो तय नहीं कर पाई हैं कि पार्टी को, कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो जमीन पर जाए, बात करे? कभी आकाश को आगे करते हैं, कभी पीछे खींचते हैं। इस उहापोह को कैसे आप देखते हैं? देखिए, अजित पवार ने जो भतीजे शरद पवार के, उन्हें सारे भतीजों को लेके एक डर पैदा कर दिया है। अजित पवार ने जिस तरीके से शरद पवार के साथ पार्टी हाईजेक कर ली, उसके बाद मायावती को अपने भतीजे से डर लग रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी को अपने भतीजे अभिषेक से डर लग रहा है। तो भतीजों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी अजित पवार ने, जिस तरीके से शरद पवार से पूरी पार्टी लेकर चले गए। वहां दिक्कत ये थी कि वहां बेटी खुद की थी, यहाँ तो परिवार नहीं है, भतीजा ही है, इमीडिएट फैमिली है। और देखिए आप मायावती की उम्र देखिए, 70 साल में मायावती प्रवेश कर गई, 69 ईयर्स की हो गई है। आप पार्टी में एक्टिव नहीं हो, आप चुनाव लड़ते नहीं हो, आप प्रदेश में दौरा करते नहीं हो, आप रैलियां करते नहीं हो। आज आपका एक सांसद नहीं है लोकसभा में, आप विधानसभा में आपका एक विधायक है खाली, और वो भी कैसा विधायक है सबको पता है कि वो योगी जी के कितने कृपा पात्र है, वो योगी जी के साथ कितने उनके क्लोज संबंध है। आपके पास संगठन बचा नहीं, 12% का वोट बैंक आपके पास कुछ बच गया है, जो ऐसी स्थिति में पहुंच गई है पार्टी कि आने वाले चुनाव में मुझे लगता है 5% का वोट बैंक भी आपके पास नहीं बचेगा। तो मुझे लग रहा है कि मायावती ने तय कर लिया है कि भाई ये पार्टी काशीराम ने बनाई थी, काशीराम और मैंने बनाई थी, अब मेरे साथ ये पार्टी जाने वाली है। और आकाश आनंद के साथ आप कभी बनाते हो, कभी हटा देते हो, लेकिन दी आपने अपने भाई को जिम्मेदारी, आनंद कुमार को। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी अब ये जो है लगभग खत्म होने के स्टेज के ऊपर है। ये तो आकाश होने की स्टेज पर है। बड़ी बात करें सारंगी साहब, पॉलिटिकल पार्टियां बनाना आसान होता है, लेकिन कहा जाता है एक बार जो पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आ गई उसको खत्म होने में बहुत वक्त लगता है। कांग्रेस डोरे डाल रही है, तो क्या कांग्रेस और मायावती साथ आए तो कुछ रिवाइवल हो सकता है? और क्या मायावती कांग्रेस को स्पेस देंगी? देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों भी साथ साथ आकर के वहां पर रिवाइवल नहीं कर पाए।
तो ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक सूत्र जरूर इससे निकल करके आता है। भारत की राजनीति में व्यक्ति केंद्र में जहां वो जो पार्टियां बनी है वो उससे बाहर निकल कर कहीं नहीं आई है, और ये कांग्रेस पर भी लागू होता है। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा जिंदा बच जाएगा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के क्रिटिसाइज कर दिया हो या उसके पैरेलल लीडरशिप खड़ा कर दिया हो? आपने देखा नहीं था सीताराम केसरी का रातों रात उनका जो है बोरिया बिस्तर बांध करके कांग्रेस मुख्यालय से बाहर फेंक दिया गया था। नरसिंह राव की हालत क्या बना दी थी कांग्रेस पार्टी ने। तो ये बात सब पर लागू है, धैर्य रखिए, ये पूरा आकलन, ये पूरा मैपिंग हो जाएगा। क्या कोई सोच सकता है कि स्टालिन अपने बेटे के इतर उसके किसी के पास जाएगा? क्या आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जो अपनी विरासत को लेकर के, आज द्वंद्व उनके सामने यही है कि कल जाकर के अपनी विरासत यदि वो अपने बेटे को सौंपते हैं तो कल बाकी लोगों जैसे अंतर कहां से आ गए जो कल तक कहते थे व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टी। अखिलेश यादव को आप देखिए साहब, क्या पार्टी है, भाई भतीजा बहू, बहू की बहू, ऐसी पार्टियां चलती रही हैं। तो बस एक सवाल ले लीजिए, 27 में क्या अखिलेश वर्सेस बीजेपी ही होने वाला है? कांग्रेस और मायावती इररिलेवेंट हो जाएंगी? देखिए 27 अभी बहुत दूर है। 27 यहां 29 की तैयारी चल रही है सर। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन बीएसपी का अस्तित्व अभी खत्म नहीं होने वाला है, वो कागज पर रहेगी। और मायावती जी का एक वोट बैंक है जो साथ रहेगा। जो आप समाजवादी पार्टी का बढ़ा हुआ वोट बैंक देख रहे हैं वो वोट बैंक है जो मुसलमानों का वोट बैंक जो बीएसपी के साथ आता था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट, यदि आप बूथ वाइज डेटा निकाल करके देखिएगा, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली शिफ्ट कर गया है समाजवादी पार्टी के साथ। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 21% जो वोट लेकर के आती थी, 9%, 10% इधर सा वोट लेकर के शिफ्ट करती है, तो 31-32% वहां चली जाती है। और वही वोट परसेंटेज जो है वो मायावती का खत्म होता है तो मायावती कहीं की नहीं रहती है यहाँ पे। तो जो मुसलमान वोट है वो बहुत बड़ा प्ले फैल गया। अपना जो वोट बैंक है बीएसपी का, आप जिसे कहते हैं मायावती जिस जाटों से आती हैं, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी का बाकी वोट, दलित वोट भी जो है वो शिफ्ट किया है। वो भारतीय जनता पार्टी में कामयाब रहे, नतीजे उनके पक्ष में आए। मायावती के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। वक्त कम बता रहे हैं, 30 सेकंड सर। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बड़ी गलतफहमी है, खलील जाटों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी काशीराम के जमाने से उसने दलितों में सारे दलितों को, उसमें पासी भी है, जाटो भी है, धोबी भी है, धानुक भी है, सारे हैं उसमें, प्लस अति पिछड़े जो काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों की पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, तो जो बहुजन था उसमें अति पिछड़े और दलित ये मिला के एक ताकत थी, वही उसमें किया है। हाँ, मैं आपकी बात, तो वो जो है धीरे धीरे वो दोनों तरफ टूटा है। बिल्कुल धीरे धीरे टूटा है। और अब सवाल यह है कि 27 में मायावती की भूमिका क्या होगी। कहानी कुर्सी की में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया।